प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, है ना। इस चैप्टर को हम लोग इस माध्यम से पढ़ेंगे, किस माध्यम से, वन शॉट, है ना। वन शॉट में हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ी से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन वन शॉट में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले है अम्ल, ठीक है। अम्ल क्या है, देखो आप लोग बचपन में तो पढ़े ही होंगे कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, सब क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखो है क्या कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। देखो सेम चीज़ आपको मिल गई ना। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम छोटे थे तब मम्मी से 10 रुपये चाहिए, है ना। जब हम बड़े हो गए तब मम्मी हमें 50 रुपये चाहिए, जब हम और बड़े हो जाएंगे तो मम्मी में 100 रुपये चाहिए। तो इसी तरह से जब हम लोग बच्चे थे, जब आपने क्लास 6 में, क्लास 8 में जब आप अम्ल क्षार पढ़े थे, तो आप अम्ल का डिफिनेशन यही जानने थे कि वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाता है। वह चीज़ है, बस थोड़ा सा क्या करना, डिफिनेशन थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि अब हम लोगों की लेवल हाई हो गई है ना। ठीक है, देखो अम्ल की वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं एवं, है ना, क्या करता है, जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है ना, एवं जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है ना। और ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखो याद रखने वाली बात ये है कि नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। देखो अम्ल है, अम्ल लास्ट में क्या है, ला है, और ला से क्या कर देगा, लाल कर देगा। आप लोग सुने होंगे लिटमस पत्र के बारे में, है ना। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, देखो थैलो फाइटा समूह का लिचेन पौधा से प्राप्त होता है। कौन सी, लिचेन पौधा से। लिचेन पौधा से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र, है ना। मतलब लिटमस विलियन प्राप्त किया जाता है, पत्र बनाया जाता है। जैसे कोई कागज़ में हो गया, इसकी जो विलियन है उसमें क्या होता है, कागज़ में डुबो दिया जाता है, उस कागज़ को सुखा दिया जाता है, सीधी सी बात क्या हो गई, लिटमस पत्र बन गया। देखो मार्केट में 2 तरह के लिटमस पत्र होते, एक तो होता है लाल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नीला। तो अम्ल जो होगा, अम्ल का मतलब क्या, जैसे इमली हो गई, है ना, इमली क्या है, अम्ल है। तो आप अगर इमली की रस हो गया, फिर नींबू, देखो नींबू भी अम्ल है, तो आप नींबू की रस में क्या करेंगे, अगर आप नीला लिटमस पत्र को अगर आप डुबाएंगे, सपोज मान लो यहाँ पे गिलास है, गिलास में हमने नीले लिटमस पत्र को अगर डाला तो वो लाल हो जाएगा, है ना। तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर मान लो वो क्या हो गया, अगर मान लो मैंने नीला डाला और कुछ नहीं हुआ, मतलब ये अम्ल नहीं है। समझ रहे हो, ठीक है। देखो हमने जैसे में लिखा है HCl H2SO4 NH HNO3 CH3COOH, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपको कहना है HCl H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो अगर आपको अक्षर अगर स्पष्ट नहीं पता चल पा रही होगी तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप स्पष्ट और शुद्ध लिख लेना है, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ अगर राइटिंग समझ नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, है ना। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या सर जी ये 4 ही अम्ल है, नहीं बच्चों, मैं बस 4
लिख रखा हूं, है ना। मैं चाहता तो 2 भी लिख सकता था, 3 भी लिख सकता था, ठीक है। अब देखो ये कैसे, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी ठीक है, हमने मान लिया कि HCl अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, लेकिन ये H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन कैसे प्रदान करता है। तो देखो ठीक है भैया, ठीक है, मैं थोड़ा सा डस्टर यहाँ पे उठाता हूँ और यहाँ मिटाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैंने कोशिश कर भी लिया और मिट भी गया, है ना। अब देखो, अब लिखते हैं HCl प्लस किसके साथ होगा, जल के साथ, है ना। अभी कैसा रिएक्शन करेगा, ये करेगा H3O प्लस प्लस क्या हो जाएगा, Cl। देखो ये समीकरण संतुलित नहीं है, आप इसे समीकरण को क्या करना है, संतुलित कर लेना। एक बार हम देख लेते हैं संतुलित है भी या नहीं। यहाँ पे H कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2 3 है, ठीक है। Cl कितने हैं, Cl आपका 1 है, वो कितना 1 है। देखो ये समीकरण क्या है, संतुलित है ना। तो इस प्रकार से क्या करेगा, प्रोडक्ट ऐसे बनाएगा, है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से देखो क्या कर रहा है, H प्लस आयन का निर्माण कर रहा है ना। आप यहाँ पे समझ रहे हो। चलो हम लोग इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या देखा, अम्ल का देखा। अब हम इसी में हम लोग देखते हैं क्षारक का, ठीक। अब देखो क्षारक क्या है, वे सभी पदार्थ जो क्या होता है, स्वाद में खट्टे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कड़वे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं तथा जल में घुलकर, अब ये जल में घुलकर क्या करेगा, वो H माइनस का निर्माण करेगा। वो H का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करेगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन का प्रदान करता है। और अब ये क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट कर देगा। नीला को लाल कर रहा था, अब ये लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। लियो, हो गया। कोई टफ है, पहले क्या था, स्वाद में खट्टा था अम्ल, अब ये क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन आयन की प्रदान कर रहा था, किसका करेगा, वो H माइनस का, है ना। और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। उसे ही क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा। देखो आप लोगों ने देखा, जो अम्ल था, अम्ल में HCl H2SO4 सब में क्या था, HH था, है ना। देखो NHO3 आपको क्या देखने को मिला, हर एक एग्जाम्पल में आपको H दिखने को मिला, हाइड्रोजन जरूर मिला, है ना। अब यहाँ पे देखना आपको क्या मिलेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल KOH, ठीक है, MgOH का होल 2, ठीक है। और मैं एक और लिख रहा हूँ NaOH। क्या सर जी 3 ही हो सकता है, नहीं, आप चाहोगे तो और लिख सकते हो। देखो CaOH का होल 2। अब हम इसको सर जी क्या पढ़ेंगे, देखो वो H को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। वो H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। वो H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। वो H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, है ना। तो हम इसको कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो हम लिख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। आप इसी तरह से Mg को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम, तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हो, समझ रहे ना। अब देखो आप लोग देखे होगा, साबुन, जो साबुन होता है सब क्या होता है, क्षारीय होता है ना। आप लोग देखे होंगे ना। तो देखो हम लोगों ने देखा अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अब हम इसमें देखते हैं लवण क्या है ना। हम लोग क्या देखेंगे, लवण क्या है। देखो लवण क्या, देखो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें है लवण। लवण क्या है ना। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में
स्वाद में कैसा होता होगा, ना तो अब खट्टा होगा ना तो कड़वा होगा, अब कैसा होगा, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता हो, नमकीन होता हो। क्या होता हो, नमकीन होता हो। एवं अब देखो, जब लाल को नीला कर रहा था, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा था, तो ये क्या था, क्षारक था, है ना। और जब नीला को लाल कर रहा था, ये क्या था, अम्ल था। अब ये ना तो नीला को लाल करेगा और ना ही नीला को लाल करेगा और ना ही लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, मतलब इन दोनों में कुछ नहीं करेगा। अब देखो, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता हो। एवं लिटमस पत्र पर, लिटमस पत्र पर इसका कोई, इसको मिटा दूं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, नहीं पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग लवण कहते हैं। ठीक ठीक। या तो इसका एक दूसरा एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब क्या, अम्ल और क्षार को, यानी अम्ल और क्षारक को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है ना। देखो हम ऐसे भी, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण प्लस जल का होता है, हमें लवण प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने चलो कर दिया HCl, आप लोगों ने देखा जब अभी हम HCl लिखे थे तो HCl किसका उदाहरण है ना, किसका है, अम्ल का है, प्लस NaOH किसका है, क्षारक का है। आप लोग देख पा रहे हो साथ में जब OH रहेगा मतलब क्या है, क्षारक है ना। तो HCl प्लस NaOH, हम अगर इसको रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे, जब अभी क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, उत्पाद में क्या आएगा, देखो NaCl, ये प्लस वाला है, ये क्या है, माइनस वाला, ये क्या है, माइनस, और ये है प्लस। अब देखो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, मतलब NaCl प्लस वो H है यहाँ है और H, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2O। अब देख लेना, अगर समीकरण संतुलित होगी तो हमें नहीं करना, नहीं होगा तो समीकरण को संतुलित करना। हम लोग एक बार चेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, ठीक है। Cl कितनी, 1 1, ठीक है, यानी 1 1। चलो अब देखो हम लोग देख रहे हैं NaCl, NaCl किसका सूत्र है, साधारण नमक का, क्या है, साधारण नमक का। अब हम लोग जानते हैं जो नमक होता है क्या होता है, लवण होता है। लवण जो ये नमक जो है क्या होता है, लवण होता है। इस प्रकार से लवण का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या है, अम्ल है ना, और ये क्या है, क्षारक है। जब हम लोग अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराएं तो लवण का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या है। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षारक में अंतर। ये देखिए कभी भी पूछा जाता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। तो हम लोगों को ऐसे लिखना है, एक साइड हम लोगों को अम्ल लिख देना है, दूसरी साइड में हम लोगों को क्षारक लिख देना है, ठीक है। और बीच में हमें एक लंबी सी डंडा खड़ा कर देना है। डंडा का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक लाइन को खींच देना है ना। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपके पास में एक कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, ये है कॉपी, ठीक। अब इस कॉपी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी हम बीच में लाइन खींच देंगे, इधर हम लिख देंगे अम्ल और इधर लिख देंगे क्षारक। हेडलाइन में हम लोग लिखेंगे अम्ल और क्षारक में अंतर, और इस साइड ऐसे आप दोनों साइड से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक साइड आपको लिखना है अम्ल और दूसरे साइड लिखना है क्षारक, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है ना। देखो नीचे क्या है, अम्ल लीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने आप सभी को बताया था कि अम्ल जो है, अम्ल लास्ट में क्या रहा है, ला रहा है, और ला से वो क्या करेगा, लाल कर देगा। तो भैया लाल किसको करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, है ना, ठीक। तीसरा है, अम्ल जलीय विलयन में घुलकर क्या करता है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है ना।
ये आप लोग जानते भी होंगे और आप लोगों ने पीछे देखा भी। ठीक, देखो चौथा क्या है, इसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच होता है। 0 से 7 के बीच, 0 से 7 के बीच आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा कर दियो क्षारक में। क्षारक क्या होगा, स्वाद में खट्टा नहीं बल्कि कड़वा होता है। कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। देखो ये नीला को लाल करता है ना, और ये लाल को ही नीला कर देता है। ठीक, ठीक है। तीसरा है, यह जलीय विलयन में क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, मतलब वो OH आयन का निर्माण करता है। चौथा क्या है, क्षारक का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है ना, या तो 14 तक होता है, बीच नहीं तो यहाँ पे हम 7 से लेकर और 14 तक क्या होता है, इसका पीएच मान होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो 7 होता है, सर जी आपने कहा 0 से 7 के बीच और 7 से लेकर मतलब 7 से उधर लेकर 14 तक, तो जो पूरा पूरा जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है लवण। क्या होता है, लवण होता है ना। और 0 से लेकर 7 के अंदर तक के अम्ल और 7 के बाद से 14 तक क्या हो जाएगा, क्षारक। और जिसकी पीएच वैल्यू पीएच मान 7 होगी वो क्या हो जाएगी, लवण हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को अम्ल एवं क्षार में क्या करना है, अंतर लिख देना। हमने आपको 4 अंतर बताया है। क्वेश्चन पूछी जाती है 3 नंबर का, तो आप चाहो तो 3 लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप 3 अंतर भी लिख सकते हो, मैंने 4 बता दिया। हो सके आप 4 पढ़े रहो, और 4 पढ़े रहोगे तो कम से कम माइंड में 3 तो रहेगा। बस धड़ाधड़ कोई भी 3 लिख के आना। देखो जस्ट उल्टा है, यह स्वाद में खट्टा या कड़वा, ये क्या करता है, नीला को लाल, ये लाल को नीला, है ना। जलीय विलयन में H+ आयन का निर्माण करता है, वो H- का निर्माण करता है ना। देखो इसकी पीएच मान 0 से 7, इसकी 7 से लेकर 14, बात खत्म, सिंपल है ना। चलिए अब हम चलते हैं फिर आगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे सूचक के बारे में। देखिए सूचक क्या है, जब अम्ल क्षारक की चैप्टर में आपको सूचक की बात करी जाए तो आप सोच लेना कि सूचक वही है जो अम्ल और क्षारक की पहचान बताता है कि यह जो विलयन है, यह जो चीज़ है वो अम्ल है या क्षारक है। क्या बताता है, सूचक क्या करता है, सूचना देने का काम करता है ना। टीचर क्या करता है, टीचिंग करने का काम करता है। कारपेंटर क्या करता है ना। आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। तो उसी प्रकार से सूचक क्या करता है, सूचना देने का काम करता है। किसकी सूचना देता है, अम्ल एवं क्षारक की, है ना। अब देखो लिटमस, आप लोग लिटमस जानते हो कि लिटमस क्या है, एक बैंगनी रंग का रंजक है। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है मेरे भाई, मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, थैलोफाइटा समूह के, यानी समूह से लिचेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। किससे, लिचेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। यह एक विलयन होता है। मान लो किसी पौधे से प्राप्त किया जा रहा है तो क्या होगा, विलयन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, द्रव अवस्था में जो होती है ना, पानी टाइप पे। तो इसकी रंग जो होती है वो कैसे होती है मेरे भाई, बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैंगनी कलर का। मतलब जब हम लोग लिटमस को, लिटमस कौन सी कलर की, बैंगनी कलर की, कैसा होता है, विलयन के टाइप पे, है ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ज़रा समझने वाली बात यह है कि हम कैसे आखिर पहचान करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अम्ल और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्षारक। ठीक, हमने लिखा अम्ल और यहाँ पे क्या लिख दिया, क्षारक। अब देखो ये कौन सी कलर की होती है, बैंगनी कलर की, है ना। जब हम उस लिटमस को, है ना, जब अम्ल में डालेंगे तो ये बैंगनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिटमस कैसी, बैंगनी कलर का। और बैंगनी कलर का जब हम अम्ल में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बैंगनी कलर से लाल कलर हो जाएगा। तब हम जानेंगे कि क्या है, अम्ल है ना। अब आप सोचो कि जो HCl होता है ना, H2SO4 होता है, हम क्या करेंगे, अम्ल को उसको चख कर देखेंगे कि स्वाद में एकदम खट्टा है तो चलो अम्ल कह देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों की आविष्कार करी गई ताकि सब चीज़ों को हम लोग चख कर नहीं देखें, है ना। तो किसकी करी गई, सूचक की। पहला हमने क्या लिया, लिटमस। क्या लिया,
लिटमस। अब लिटमस कौन सी कलर की होती है? बैंगनी कलर की होती है ना। बैंगनी कलर की होती है तो अम्ल में कौन सी कलर का हो जाता है? लाल कलर का। ठीक। और क्षारक के घोल में अगर हम डालेंगे, क्षारक में इस घोल को डालेंगे, तब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा नीला कलर का। अब आप लोग एक चीज को समझना, जो सूचक होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है प्यारे भाई, पहला होता है संश्लेषित, है ना, संश्लेषित। दूसरा होता है प्राकृतिक, और तीसरा होता है गंधीय। मतलब संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। हमने 3 सूचक की बात करी। हम इन्हीं में से देखेंगे कि कौन सा संश्लेषित है, कौन सा प्राकृतिक है, और कौन सा गंधीय सूचक है। ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा? लिटमस। अब हमने कहा लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एक पौधा से प्राप्त किया जाता है, जिस पौधे के नाम है लीचेन पौधा। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आ सकता है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग कहना थैलोफाइटा ग्रुप के लीचेन पौधा से किया जाता है। ठीक है। अब देखो, ये जो सूचक है, हम लोग जानते हैं संश्लेषित का मतलब जो मानव निर्मित है, जिसको मानव ने बनाया, जो चीज़ लैब में बनी गई, वो सब क्या है? संश्लेषित सूचक है। और प्राकृतिक का मतलब क्या? जिसे ईश्वर ने दिया है, उस चीज़ से प्राप्त किया गया है, वो क्या है? प्राकृतिक सूचक है। गंधीय का मतलब जो गंध से पता चलती है, जो गंध से सूचना देने की काम करती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? गंधीय सूचक कहेंगे, है ना। देखो, डिफिनेशन लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं तो लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं। संश्लेषित सूचक में आप लिख सकते हैं कि वैसा सूचक, वह सूचक जिसको किसने बनाया है? लैब में बनाया गया है, जिसको मानव ने बनाया है, वह सूचक क्या कहलाएगा? संश्लेषित सूचक कहलाएगा। ऐसे आप प्राकृतिक और गंधीय भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए, पहला हम लोगों ने क्या कहा? लिटमस। कैसा, कौन सी कलर की होती? बैंगनी कलर की। और हमें भाई नहीं पता, हमें कोई एक विलियन दे दिया और उसमें हमने क्या करा? लिटमस की हमने 1 या 2 बूंद को डाल दिया, मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा? वह कौन सी कलर की हो जाएगी? लाल हो जाएगी। तब हम लोग जानेंगे अम्ल है। और अगर वो नीला हो जाएगा तब हम लोग जानेंगे कि जो विलियन है वो क्या है? क्षारक है। अब देखो, कन्फ्यूजन आपके मन में एक चीज़ होगी, मैं बकेती नहीं करता हूँ भाई, मैं चीज़ें सही बताऊँगा। और मैं ये कहता हूँ कि समझो, ये बैंगनी कलर की थी तो ये पहले अम्ल था कि क्षारक था? ये कुछ नहीं था, ना तो अम्ल था ना ही क्षारक था। ठीक है। चलो, अब लिटमस पत्र आगे हम देख रहे हैं। लिटमस, ये क्या है? लिटमस हो जाएगा आपका संश्लेषित सूचक। क्या हो जाएगा? संश्लेषित सूचक। समझ पा रहे हो? लिटमस मान लो पौधे से प्राप्त किया जा रहा है ना। नहीं, सॉरी, ये जो आपका हो जाएगा, ये जो आपका लिटमस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक सूचक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक। अब आप लोग ये चीज़ देखो, जो लिटमस है कहाँ से प्राप्त किया गया? पौधों से प्राप्त किया गया, है ना। कहाँ से प्राप्त की गई है? पौधों से। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो पौधे कहाँ से आया? प्राकृतिक ने, है ना। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। लिटमस पत्र देखो क्या है। लिटमस पत्र मैंने क्या कहा? ये जो होता है, ये आपका होता है लिटमस, बैंगनी कलर की। उसमें क्या होता है? कागज में उसकी कागज डुबो कर निकाल के कागज सुखा दिया जाता है। अब सोचते हैं लोग, कहाँ ये पानी सा कहाँ कौन लेकर दौड़ेगा, इसलिए क्या करा? इसकी एक पेपर बना दी गई, है ना। सुखा दिया गया, उसको डाल के उस निकाल के सुखा दिया गया, तो उसकी नाम क्या पड़ गई? लिटमस पत्र। देखो, सेम चीज़ें ये दोनों एक ही है। ठीक है। अब देखो हल्दी। अब आप लोग सोचो कि हल्दी, क्या हल्दी को हम लोगों ने बनाया है? नहीं, हम लोग उसकी खेती करते हैं लेकिन हम लोग बनाते नहीं हैं। तो ठीक है, मैं अगर पौधे की खेती करता हूँ तो क्या पौधे मैं बनाता हूँ? नहीं। क्या है? प्राकृतिक है ना। तो इसी प्रकार से हल्दी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। हल्दी किस में आएगी बड़े भाई? तो आएगी प्राकृतिक सूचक में, है ना। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। अब देखो, हल्दी कौन सी कलर की होती है? आप सभी लोग जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी होती है पीला। कैसा होता है? पीला का मतलब आप लोग और कुछ नहीं समझना है ना। हल्दी कैसा होता है? पीला होता है। ठीक। अब ये अम्ल में इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। क्षारक में कैसा हो जाएगा? पीला से हो जाएगा भाई लाल कलर। आप देखते होंगे जब आप व्हाइट शर्ट पहन के जाते हैं कहीं आइस खाने, आइस का मतलब दावत खाने, या आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, अगर व्हाइट शर्ट पे अगर थोड़ी सब्जी लग गई तो आप देखते हैं कि पीला हो जाता है।
पीला हो जाता है ना। और जब आप साबुन से जिस टाइम आप धोते हैं, जब आप धोएंगे तो साबुन को रगड़ेंगे तो आप थोड़ी सी नोटिस करिएगा। नोटिस आपको क्या करना है, आप देखेंगे वो जो पीला से लाल हो जाता है ना। फिर आप पानी से धोएंगे फिर पीला हो जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, हम उसमें साबुन रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। मतलब ये क्षारक में कैसा कर देगा, लाल कर देगा। क्षारक में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अगला, अब ये भी क्या हो जाएगा, मैंने कहा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, मिथिल ऑरेंज। अब आपको यहाँ पे सीखने की चीज़ें ये है कि आखिर बड़े भाई मिथिल ऑरेंज क्या है। मैं कहता हूँ मिथिल ऑरेंज है संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक क्यों है, क्योंकि इसको लैब में बनाया गया है और लैब में इंसानों ने बनाया, इसलिए क्या हो जाएगा, संश्लेषित सूचक हो जाएगा। अब देखिए होता कौन सी कलर की है, ये होता है बड़े भाई नारंगी कलर, नारंगी कलर का। कौन सी कलर का होता है, नारंगी। जब इसको बना के तैयार किया जाता है तो जैसे ये बैंगनी था, ये पीला था, वैसे ही कौन सी कलर का रहेगा, नारंगी कलर की रहेगी। ठीक है, देखो वीडियो लंबा होगी कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है ना। ये होती हमारी नारंगी कलर। अब हम कहते हैं बड़े भाई कि अगर हम ये नारंगी कलर है, अगर हम कोई अम्लीय विलयन में अगर हम इसको डालते हैं तो ये कैसा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल की स्थिति में हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा, लाल। और जब क्षारक के अगर घोल में चला जाएगा तो ये हो जाएगा पीला, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रही है वीडियो दोबारा देखना, फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में आपको जो कहना है कह के चले जाना, है ना। कोई चीज़ अगर एक बार नहीं तो दो बार सही है, और दो बार में भी नहीं होगा तो हम तीन बार नहीं कहेंगे, है ना। ठीक, यहाँ पे हमने देखा मिथिल ऑरेंज जो है ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। मतलब ये क्या है, मिथिल ऑरेंज भी सूचना देने का काम करता है, किसकी, अम्लोक्षारक की, है ना। तो ये हो जाएगा संश्लेषित। ये कौन सी कलर की, नारंगी कलर। ये अम्ल की स्थिति में कैसा, लाल। क्षारक की स्थिति में कैसा, पीला। ठीक, अब एक और आया फिनाल्पथेलिन। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हमने कहा और मैं कहता हूँ पूछी जाती है तो पूछा जाता है संश्लेषित सूचक से कि दो संश्लेषित सूचक का आप नाम बताइए, तब आप धड़ाम से बताइएगा मिथिल ऑरेंज एंड फिनाल्पथेलिन। ये मिथिल ऑरेंज और फिनाल्पथेलिन क्या है, संश्लेषित सूचक है। ये दोनों क्या करता है, अम्ल और क्षारक को बताने की काम करता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। मैंने मान लो नींबू की रस मैंने निचोड़ के रख दिया, अब हम उसको देखेंगे, चखेंगे तो पता चल जाएगा खट्टा है मतलब अम्ल। और अगर मैं नहीं चख रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, इसकी उपयोग करेंगे, है ना। तो फिनाल्पथेलिन कैसा कलर होता है, रंगहीन कलर होता है बड़े भाई। अब रंगहीन का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा पानी। अब आप बताओ पानी कौन सी कलर की होती है, तो आप सोचने पे पड़ जाएंगे कि वाइट की है कि वो, फिर कहेंगे अरे नहीं, मतलब आप कलर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। पानी जो होता है रंगहीन होता है। तो इसी तरह जो फिनाल्पथेलिन जो होता है कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये अम्ल की स्थिति में अगर उसे डुबोया जाएगा, डाला जाएगा तो ये कोई कलर नहीं होगा, मतलब क्या होगा, रंगहीन होगा, है ना। और जब इसको इसमें डाला जाएगा, किसमें, क्षारक में, तो ये हो जाएगा गुलाबी। ठीक, क्या हो जाएगा, गुलाबी होगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूछी जा सकती है कि फिनाल्पथेलिन जब क्षारक में अगर डाला जाता है तो क्या, कौन सी कलर का प्रदान करता है, तब आपको कहना है गुलाबी। इस हिसाब से किसी का भी कुछ पूछ सकता है ना। संश्लेषित में हमने दो देखा, प्राकृतिक में हमने दो तीन देखा, है ना। अब देखो गंधीय सूचक क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गंधीय से हम लोग जानते हैं, उसकी गंध से जानते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा वेनिला, वेनिला एसेंस का। अब ये वेनिला एसेंस क्या है, वेनिला एसेंस को जब हम अम्ल में डालेंगे, जब हम किस में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, मीठा गंध आने लगेगा, इसकी गंध मीठा आने लगेगा। और जब हम क्षारक में डालेंगे तो वो वैसे ही गंध रहेगा। तब हम जब मीठा आने लगेगा तो हम जानेंगे ये अम्लीय है ना, और वही गंध रहेगा, तब हम क्या जानेंगे कि ये क्षारीय है।
ठीक, आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए। आपने संश्लेषित सूचक भी देखा, प्राकृतिक सूचक भी देखा और गंधीय सूचक देखा। मैं चाहूँगा तो इन तीनों की डिफिनेशन लिखा सकता हूँ, लेकिन आप हो तेज और जब मैंने कहा तो आपने फटाफट नोट कर लिया। अभी भी आप समझ जाओ कि संश्लेषित सूचक क्या है, प्राकृतिक और गंधीय क्या, आप इन तीनों की डिफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी आप ऐसे एक बार चार्ट बना लेना, इस चार्ट में लिखना कि अम्ल में क्या होगा, क्षारक में क्या होगा, है ना। चलिए हम फिर चलते हैं अब आगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। आप यहाँ पे कह सकते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझने वाली यहाँ पे बात ये है कि ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जाता है, हो सकता है 2 नंबर में भी पूछा जाए, ज़्यादातर 1 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आता है कि जब हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होता है। ऑप्शन में आपको दे देगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, है ना। यहाँ पे क्या, जब हम धातु को अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, अम्ल के साथ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब देखो उसने पूछा था कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हम लोग कह देंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे समझे रहेंगे तभी तो। देखो होता क्या है, जब अम्ल को हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है ना, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब सिर्फ गैस की पूछ जाएगी तो 1 नंबर, और पूछा जाएगा क्या होता है, तब हम लोग ऐसे समीकरण दे देंगे, अम्ल प्लस धातु लिख देंगे और धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा एक इसकी समीकरण लिखते हैं। हम लोग अम्ल क्या जानते हैं, HCl प्लस धातु में हम कोई भी ले सकते हैं। चलो हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा, देखो रिएक्शन क्या होता है कि Na, ये क्या है, प्लस वाली है, ये माइनस वाला है ना, अभी इसके साथ ये आ जाएगा NaCl प्लस H2। देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, बन क्या रहा है, धात्विक लवण बन रहा है। यहाँ पे अब ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो हमने ले लिया HCl प्लस Mg। Mg भी क्या है, मैग्नीशियम धातु है। अब यहाँ क्या बनाएगा, Mg है ना, Cl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप H2SO4 भी ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, Mg है ना, MgSO4 बन हो जाएगा, MgSO4 प्लस H2। ठीक, तो देखो कौन सी गैस की मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। बन क्या रहा है, धात्विक लवण। आप इसी प्रकार से देखो, हमने यहाँ पहला देखा, ठीक, पहला किसके साथ, धातु के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराना है, अम्ल को धातु के साथ कराना है। अब हम दूसरी ले लेते हैं, चलो अम्ल के रासायनिक गुण में है तो हम अम्ल को ले लेते हैं क्षारक के साथ। ठीक, पहला हमने ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करा दिया। ठीक, अब देखो होता क्या है, जब अम्ल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, यहाँ पे होगी लवण प्लस यानी लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, आप यहाँ पे सोचो, जब हम लोग अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएं, हमने पहला धातु के साथ कराया, दूसरा अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर या कराया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कराया जाता है, तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ें ऐसे हम लिख देंगे, यहाँ अम्ल है तो अम्ल रहने देंगे, प्लस यहाँ लिख देंगे क्षारक प्लस लवण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी हमारा जल। अब बताओ ये चीज़ें कैसी हुई। अगर ये पूरा लिखने का रहेगा तो 2 नंबर की क्वेश्चन आती है। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि जब हम अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तब आपको डायरेक्ट कहना है कि किसका निर्माण होता है लवण तथा जल का निर्माण होता है ना, ऐसे हम लिख देंगे।
ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, अब हम अम्ल को एक रहने देते हैं। हमारा अम्ल क्या है? HCl। हम एक क्षारक को ले लेते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O। किसकी निर्माण हो रही है? लवण का। देखो नमक क्या है? लवण है ना। कैसा होता है स्वाद में? नमकीन होता है। अगर आप नमक की घोल में लिटमस विलियन को अगर डालेंगे तो कोई कलर में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें लिटमस पेस्ट का क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हमने एक रहने दिया, हमने क्या किया? एक यहाँ पे हम अम्ल को रहने दिया, फिर यहाँ पे एक क्षारक ले लेते हैं। अब क्या हम बार बार यही क्षारक लेंगे? हाँ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप दूसरी भी ले सकते हो, है ना, चाहे तो आप दूसरी ले सकते हो, चाहे वह ले सकते हो। तो चलो हमने ले लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? हमारा क्षारक है, ठीक। अब हम ये कैसे बनेगा? ये बनेगा K2SO4 प्लस H2O। ये K2SO4 क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, है ना। पोटेशियम सल्फेट क्या है? लवण है। प्लस किसकी निर्माण? जल की निर्माण, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं अम्ल का जो रासायनिक गुण है, ये देखो क्या हो रहा है, अलग चीज़ों के साथ ये अलग चीज़ का निर्माण कर रहा है ना। अलग चीज़ देखो, पहले धातु के साथ इसने क्या किया? हाइड्रोजन गैस मुक्त कराया। लवण तो बना ही, लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त कराया। अब इसमें क्या हो गया? देखो जल निकल रहा है ना। अब हम इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तीसरा। डस्टर कहाँ गया? डस्टर, चलो डस्टर मिल नहीं रही है, फिर भी हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा हम लोग किसके साथ करा दें बताओ? तीसरा हम कराते हैं ये धात्विक ऑक्साइड। चलो हम तीसरा करा देते हैं, हाँ धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं। धात्विक ऑक्साइड, ठीक। हमने किसके साथ करा दिया? धात्विक ऑक्साइड के साथ करा दिया। अब देखो धात्विक ऑक्साइड के साथ होता क्या है? धात्विक ऑक्साइड का मतलब हो गया धातु का ऑक्साइड प्लस किसके साथ कराना है? अम्ल के साथ, है ना। डस्टर, ये रहा डस्टर, ये रहा डस्टर। चलो मैं इसकी एक बार मिटाता हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं मिटाऊँ। जब अम्ल को हम यहाँ पे लिखेंगे, जब अम्ल को धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे आप समझ जाना, सही राइटिंग नहीं आ रही, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब क्या होता है? तब यहाँ पे हम कह सकते हैं धात्विक लवण, धात्विक लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्या होता है? धात्विक लवण तथा जल का निर्माण होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे अम्ल प्लस धात्विक लवण, नहीं धात्विक ऑक्साइड लिखेंगे। धात्विक ऑक्साइड किसकी होगी? यहाँ पे हो जाएगा आपका धात्विक लवण प्लस जल। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, ठीक है। समीकरण हम क्या लिखें? फिर हम यहाँ पे यही ले लेते हैं। चलो HCl प्लस धात्विक ऑक्साइड हम क्या ले लें? देखो Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम ऑक्साइड। क्या धात्विक लवण है या नहीं है? आप कहेंगे सर जी है ना। MgO क्या धात्विक लवण है कि नहीं है? जी सर जी बिल्कुल है ना। अब देखो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। देखो यहाँ भी यही चीज़ बना रही है। अब MgO को हमने HCl के साथ अगर करा दिया तो क्या हो जाएगा? Mg, है ना, Mg हो जाएगा आपका Cl2 प्लस H2O। हम लोग देख रहे हैं कि जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब पर भी ये क्या होता है? धात्विक लवण प्लस जल का निर्माण होता है ना। आप हम लोगों ने अम्ल का कितना देखा? 3 अभिरासायनिक गुण देख लिया है। अब देखो हम अगर हम कराते हैं, चलो एक चौथा कराते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं। चलो मैं पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ये गोद गया था, ठीक। हम चौथा करा रहे हैं, किसके साथ करा? हमने कहा ले लेते हैं धातु कार्बोनेट, ठीक। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्या हो सकता है? हम लिख देंगे जब हम धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ यानी धातु
कार्बोनेट कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना, अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तब किसका हो जाएगा आपका, तुम्हारा हो जाएगा धात्विक लवण भी कह सकते हो आप, धात्विक लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। देखो मैं बार बार कहता हूँ आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी, राइटिंग नहीं समझ आएगी, मैं कहता हूँ बड़े भाई मैं बोल रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि मैंने धातु कार्बोनेट कहा, कहा ना, मैंने यहाँ धात्विक लवण कहा, तो आप सही से लिख लेना है ना। अगर मैं सही से लिखूंगा थोड़ी सी टाइम लगेगी, और अगर टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, और मैं ये चीज़ चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए। कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखो इसको हम स्ट्रक्चर में कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, ये हमने ये अभिक्रिया को हम दर्शा रहे हैं ना, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, हमने कहा धात्विक लवण बनेगा, क्या बनेगा, धात्विक लवण प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर हमारी तैयार हो गया। अब देखो एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो अब हम क्या कहेंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये बनेगा कैसे, हम एक मान लियो ले लेते हैं H2SO4, ठीक, या तो आपकी मन हो तो मैं HCl ही ले लूँ, कोई बात नहीं, HCl है ना। धातु कार्बोनेट में हम ले सकते हैं Mg, है ना, MgCO3, क्या ये धातु कार्बोनेट है या नहीं है, आप कहेंगे सर जी है, ठीक। हमने ले लिया धातु कार्बोनेट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, धात्विक लवण का निर्माण होगा, मतलब MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब कैसे, MgCl2 है ना, CO2 प्लस H2O, देखो धात्विक लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। आप अगर आगे यार और निकालेंगे H2SO4, ये क्या है आपका अम्ल है, और एक मान लो हम ले लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक। अब इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा देखो NaCl, है ना, लवण बन गया, प्लस आपका हो जाएगा CO2 प्लस H2, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अम्ल के जो रासायनिक गुण हम लोगों ने देखा, उसमें भी हम लोगों ने कितने के साथ कराया, 4 के साथ। पहला तो हम लोगों ने धातु के साथ कराया, है ना, दूसरा हमने किसके साथ कराया, क्षारक के साथ कराया, तीसरा हम लोगों ने धात्विक ऑक्साइड के साथ कराया, हम लोगों ने चौथा किसके साथ कराया, धातु कार्बोनेट के साथ कराया, है ना। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से क्या चीज़ें बनती है। हम चलते हैं फिर आगे। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे पीएच स्केल, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल। अब देखो पीएच स्केल की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी भाई क्योंकि ये भी तो सूचक हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। ये क्या है, एक सूचक है, ये क्या बताता है कि अम्ल है, क्षार है या लवण है ना। पीएच स्केल का काम क्या है, सूचना देना। किसकी सूचना देना, अम्ल है कि क्षार है या लवण है ना। तो देखो सबसे पहला आपका सवाल उठता है कि पीएच स्केल क्या है सर जी, है ना, और पीएच का मान क्या है। अब ये जानने से पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि आखिर पीएच का मतलब है क्या, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इसका क्या लिखा, फुल फॉर्म लिखा, क्या लिखा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। पीएच का फुल फॉर्म अगर हम देखें, पीएच का फुल फॉर्म, है ना, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आखिर ये पीएच, ये देखो ये जो पी आपको दिख रहा है ना, ये पी जो है ये डेनिश शब्द से लिया गया है। कौन सी शब्द, ध्यान रखना है, डेनिश शब्द। डेनिश शब्द से लिया गया आपको पी वो, है ना, TENZ,
पोटेंस लिया गया है ना, किससे लिया गया है? डेनिश शब्द से। और पोटेंस का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है मेरे भाई? शक्ति, है ना। तो हाइड्रोजन की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं ना। अब देखो पीएच जो स्केल है, इसका निर्माण आखिर कैसे हुआ, इसकी आविष्कार किसने करी? तो मैं आपको जानकारी के मुताबिक बता देना चाहता हूँ कि SPL सोरेनसन, SPL सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में, कितनी? 1909 ईस्वी में एक पीएच स्केल का निर्माण किया। और उस स्केल का क्या काम है? उसका बस एक का ही काम है, सूचना देना, और वो किसकी? अम्ल, क्षारक और लवण की। अब हम सबसे पहले समझते हैं पीएच स्केल को। जरा आप यहाँ पे ध्यान देना, है ना। देखो हमने पीएच स्केल छाप दिया, कुछ इस प्रकार से आपका होता है पीएच स्केल। मैंने नीचे लिख रखा है पीएच स्केल। अब देखो हमने देखो पीएच स्केल में जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर मान कहाँ तक होती है? 14 तक होती है। हमने 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है। जो इसकी बीच में है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य रेखा। मध्य रेखा में कितनी है? 7 है। ठीक। अब क्या आप सोच रहे हो कि सर जी इधर खाली है? नहीं बड़े भाई, खाली नहीं है। आप देखो लिख सकते हो 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। तो पीएच स्केल में हमेशा ध्यान रखना, 1 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल में मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आपको करना है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है। अब देखो जब किसी भी विलयन की पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। और जब 7 से लेकर 14 तक के बीच में होगी, मतलब 7 के बाद से 14 तक, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्षारीय। ठीक। अब अम्लीय और क्षारीय की तो हो गई, लेकिन सर जी आपने ये कहा कि जो पीएच स्केल होता है वो अम्ल, क्षारक, लवण तीनों को जांच करता है। तो देखो जब पीएच मान वनली 7 हो तो वह उदासीन होगा, और उदासीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो जब पीएच मान 7 मतलब वह क्या है? वह लवण है। जब पीएच मान लो हम मानते हैं 6.7 तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। अगर पीएच मान 9 तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। अगर पीएच मान 13 क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। अगर पीएच मान 5 क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। अगर पीएच मान 7 तो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा मान लियो हमने, हमारे पास पटरी देखो कहाँ है, देखो एक सेकंड, पटरी तो नहीं मिल रही, हाँ मिल गई। चलो इस हिसाब से मान लियो पीएच स्केल है। अब मान लो कोई विलयन में हम इस पीएच स्केल को मान लिए घोल है, नींबू का घोल ले लियो, इमली की रस ले लियो, आप कुछ ले लियो, संतरे की ले लियो, है ना, सिरका ले लियो, कुछ ले लो, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, ठीक है, चाहे एसिटिक अम्ल की घोल ले लो। इसको लेना है और इसमें डालना है। जैसे मान लियो उस पीएच स्केल में मान कहाँ पे आ गई? 4.5 पे। तब हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि वो जो हमारे पास विलयन है वो क्या है? अम्लीय है। अगर हमने उसमें डाला और उसमें आ गया 9.2 तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर 13 आ गया तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, है ना। अगर पीएच मान 7 आ गया तो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक। अब देखो नमक की घोल में अगर आप पीएच मान को, अगर पीएच स्केल को अगर आप डालेंगे तो उसमें कितनी आएगी? मान 7 आएगी। ठीक। समझ पा रहे हो कि लवण में कितनी होती है? 7 होती है। और इधर जो अम्लीय में कितना? 0 से 7 के बीच में, और 7 से लेकर उधर से कितने हो? 14 तक में कहलाता है क्षारीय। देखो यहाँ पे लिखी हुई बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, है ना, लिखी हुई कि नहीं? यहाँ प्रवृत्ति भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ 7 से अगर बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा खट्टा होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। क्या होगा? ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर 7 से कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा खट्टा होगा, उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना। अगर 7 से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगा? उतनी ही ज़्यादा क्षारीय होगा कि नहीं होगा? देखो अगर मान लो पीएच मान है 14 तो सबसे अधिक क्षारीय नहीं हो गया। अगर पीएच मान 0 तो ऐसा ना हुआ सबसे खट्टा हो गया, है ना,
हुआ कि नहीं। अब मान लियो लवण के इर्द गिर्द रहेगा तो वो ज़्यादा लवणीय ही तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप लोग मेरी बात को सही से समझ पा रहे हैं, है ना। हमने यहाँ लिख दिया, देखो ये वो OH माइनस। अब हम लोग जानते हैं कि जो क्षारक होता है कौन सी आयन देता है, वो OH। अम्ल कौन सी देती है, H+। अब देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी इधर जितनी ज़्यादा 7 से जितना ज़्यादा pH मान कम होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, है ना। इधर क्या हो गई, कम इसकी सांद्रता हो गई, है ना। आप इसकी समझ पा रहे होंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं, भारी भरकम नहीं है, बस ये जानना 0 से 14 तक होता है। जितना ज़्यादा मतलब 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा प्रबल होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। कौन क्या ज़्यादा प्रबल होगा, अम्लीय ज़्यादा प्रबल होगा, अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा। और 7 से जब उधर जाएगा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो उधर क्या होगा, जो क्षारीय है ज़्यादा प्रबल होगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चलो अभी 2 चीज़ें हैं, हम लोग भटक गए, कोई बात नहीं, इसके भी तुरंत डिफिनेशन लिख लेंगे। ज़रा मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मिटा दिया, ठीक। अब मैं बड़े भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमने ले लिया 4 और हमने ले लिया 6.5, अब हम बोलेंगे कि इन दोनों, ये देखो ये दोनों अम्ल है ना, दोनों क्या है, अम्ल है, क्योंकि 7 से कम मतलब अम्ल, 7 से कम मतलब अम्ल। तो 4 और 6.5 दोनों अम्लीय, लेकिन ज़्यादा प्रबल। देखो एक होता है प्रबल, है ना, प्रबल, और दूसरा होता है दुर्बल, दुर्बल। पहला प्रबल और दूसरा दुर्बल। प्रबल का मतलब शक्तिशाली और दुर्बल का मतलब कमजोर। तो अब देखो जो अम्लीय है वो ज़्यादा शक्तिशाली कौन होगा, ज़्यादा खट्टा कौन लगेगा, ज़्यादा खट्टा लगेगा 4 वाला, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रबल क्षारक, और ये हो जाएगा दुर्बल, नहीं प्रबल अम्ल, और ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। समझ पा रहे हो। इसी तरह से अगर मैं एक चीज़ और ले लिया, अगर मैंने ले लिया 8 और ले लिया 12, अब बोलूँगा इनमें से प्रबल क्षारक कौन है और दुर्बल क्षारक कौन है। दोनों क्षारक है ना। देखो प्रबल क्षारक तो दोनों है, लेकिन प्रबल कौन हो जाएगा, शक्तिशाली ज़्यादा 12 वाला, यानी प्रबल ये हो जाएगा और ये हो जाएगा दुर्बल। समझ पा रहे हो। अम्ल में जितना ज़्यादा कम होगा pH मान, 7 से जितना ज़्यादा कम होगा ज़्यादा होगा प्रबल, है ना। और इधर 7 से ज़्यादा जितना अधिक होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। इन दोनों का ऑपोजिट है। देखो ज़्यादा जितना बढ़ेगा ज़्यादा शक्तिशाली, जितना ज़्यादा 7 से कमेगा उतना ज़्यादा शक्तिशाली, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि pH स्केल आखिर बड़े भाई क्या है। देखो अब इतना समझने के बाद आप लोग जान गए होंगे कि, है ना, कि कोई भी विलयन अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है। मैं देखो डिफिनेशन बता नहीं रहा हूँ, आप डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो। चाहूँगा तो मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या टाइम की व्यर्थ करना, मैं बता तो रहा हूँ, आप लिखो, है ना। देखो pH स्केल क्या है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करने के लिए एक pH स्केल विकसित करी गई है, यानी कि या तो आप ये कह सकते हैं कि एक स्केल विकसित करी गई है जिन्हें हम pH स्केल कहते हैं। इसका आविष्कार 1909 ईस्वी में SPL सोरेनसन ने की थी। इतना आप लिख सकते हैं। अब देखो pH का मान क्या है। pH का मान हो गया कि किसी भी विलयन में, किसी भी, मैं लिख देता हूं थोड़ी सी, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही क्या कहलाता है, pH का मान कहलाता है। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या कहलाएगी मेरे भाई, pH का मान कहलाएगा। बताओ इसमें से कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, आप डिफिनेशन लिखो, वीडियो पॉज करो, उसको स्टॉप करो, फिर आप लिखो, फिर देखो, फिर लिखो। मैं भी चाहूँगा तो धड़ाधड़ लिख सकता हूं, लेकिन क्या फ़ायदा, आप इतने समझदार हो, क्लास 10th में चले गए, अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तब मुझे बताओ, है ना। चलो ठीक है, इससे संबंधित अब हम आगे देखेंगे। अभी कुछ ऐसे पदार्थ का हम लोग क्या देखेंगे, pH मान देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए हम देखेंगे pH मान। हमने कुछ
ऐसे पदार्थों का पीएच मान ले रखा है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। देखो मैं आपके सामने 10 लिख रखा हूँ, 1 2 से लेकर यहाँ तक 5 और 5 इधर 10। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिकी से समझेंगे, ठीक है, ज़रा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गौर देना। मैं कहता हूँ कि पीएच मान जो होता है 1 नंबर में पूछा ही जाता है ना। लगभग हर बार पीएच मान आता ही आता है और 1 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखो HCl हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी भी बहुत पूछी जाती है और इसकी पीएच मान जो होती है वो होती है 0। कितना होता है? 0। तो 0 होता है, हम लोग जानते हैं पीएच स्केल में मान कितने थे, 0 से 14 तक। तो इसकी 0 होती है, क्या हो जाएगा, HCl जो हो जाएगा सबसे प्रबल क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना, यानी सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा, इसकी 0। अब देखो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मान होती है 14। अब देखो पीएच स्केल में 14 तक ही मान होता है ना, मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे प्रबल क्षारक हो जाएगा तुम्हारा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। शुद्ध जल की पीएच मान 7, है ना। अब देखो मूत्र या पेशाब, ये भी पूछा जाता है कि पेशाब की पीएच मान क्या होती है ना, या मूत्र की क्या होती है। तो देखो हम लोग कहते हैं कोई मान लो आपके पास एक बच्चा है, आपकी गोदी में मान लो नुन्नू चुन्नू मुन्नू सा है। अब जब चुन्नू मुन्नू रहेगा और अगर मान लो उसने समझ लो कि पेशाब कर दिया तो कहोगे छी मैनी, कहोगे छी, करोगे कि नहीं करोगे, छी का मतलब छः, छी का मतलब 6, है ना। अब पेशाब का क्या हो जाएगा, पीएच मान 6। आप करोगे कि नहीं कि छी कहाँ से लिया इसको, तो छी का मतलब 6, है ना। अब यहाँ आ गया एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब यहाँ दारू, है ना। ऐसा भी पूछा जाएगा कि दारू का पीएच मान क्या होता है, एल्कोहल का पीएच मान क्या होता है। तो देखो लगभग होता है इसकी 2.8। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो थोड़ी सी ट्रिक समझो, थोड़ी सी ट्रिक समझो। 2 बोतल में 8 आदमी, मतलब कि 2 खंभा ले आया और 2 खंभे में कितने लोग जुट गए, 8 लोग जुट गए पीने के लिए, है ना। 2 खंभा मंगाया गया, 2 शीशी दारू मंगाई गई और 8 लोग ग्रुप में बैठ गए पीने के लिए। तो हम क्या कह दिए, 2.8 मतलब 2 बोतल में 8 आदमी, ठीक है। तो दारू की पीएच मान 2.8 आप इस तरह से भी आज रख सकते हैं। अब देखो दूध की पीएच मान, दूध की पीएच मान देखो कुछ ज़्यादा कुछ कम होता रहता है, जैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा, उतना नॉर्मल बात नहीं है। तो इसकी लगभग 6.5। इसको याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक समझ लो, है ना। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, जब आप दूध नहीं पीते हो, जब आप दूध नहीं पीते तब आपकी मम्मी कहती बेटा दूध पी लो, 6 पैक बनेंगे, पंजे मजबूत होंगे, तू हट्ठा कट्ठा हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं। मतलब कि बेटा दूध पियो 6 पैक बनेगा, पंजे मजबूत होगा, मतलब 6.5। दूध की पीएच मान 6.5। अब देखो लार, लार का मतलब ये जो हम लोगों की लार है ना, लार आप लोग समझते होंगे, है ना, जो मुंह में पाया जाता है, ठीक है, जो बाहर पाई जाती पसीना है, जो मुंह में पाया जाता है लार, है ना। अब लार की देखो पीएच मान 2 होती है। एक तो पूछा जाता है खाने के पहले की, खाने से पहले लार की पीएच मान कितनी होती है और खाने की बाद कितनी होती है ना। तो देखो खाने से पहले जो पीएच मान होती है 7.4 कुछ ऐसा, है ना। उसके बाद खाने के बाद जो हमारा पीएच मान हो जाता है 5.8। समझ रहे हो, मतलब पहले इतना होता है फिर हो जाता है इतना। हमारा जो लार, जैसे हम नहीं खाए रहते हैं, बहुत देर से भूखा है, तब हमारा लार क्षारीय रहेगा, है ना। और जब हम खाना खा लेंगे तो हमारा लार अम्लीय बन जाएगा। कैसे, क्योंकि जब खाते हैं तो टमाटर भी तो रहता है, कई चीज़ जैसे खट्टी मीठी खाते रहते हैं ना। अरे तुम लोग सब समझते हो। तो खाने के पहले 7.4, खाने के बाद 5.8, मतलब पहले क्षारीय फिर क्या हो जाता है अम्लीय, फिर थोड़ी देर बाद क्षारीय हो जाता है, ठीक है। चलो नींबू का रस, अब नींबू का रस का पीएच मान आप कैसे याद रखोगे, इसकी भी मैं थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या बस में जा रहे हो, तब बेचने वाला आता है, कहता है चना 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 चना, कहता है कि नहीं। तब आप तो चना तो 10 रुपये का ले ही लेते हो, लेकिन जब आप चना लेते हो तो थोड़ा सा जो नींबू निचोड़ा था माँ, तब क्या कहा था कि भैया ज़रा 2-4 बूंद और निचोड़ दियो, कहा तो कि नहीं। अब यह कहा था कि भैया 2
4 बूंद थोड़ा सा और निचड़ दियो नींबू, मतलब नींबू का रस निचोड़े कहा था, है ना। तो नींबू का जो रस की पीएच मान हो जाएगी 2.4, मतलब 2-4 बूंद और नींबू निचोड़ दियो। ठीक है, याद रखने की ट्रिक मैंने बता दिया 2.4। अब रक्त, रक्त का मतलब क्या हो गया, खून, और खून की पीएच मान होती है 7.4। अब आप मन में सोच रहे हैं कि सर जी अगर यह ट्रिक बता देते तो मैं यह याद रख लेता। तो सुनो, इनका कैसे याद रखा क्या है, इन्हें तो याद रखियो जैसे अगर मान लियो कि तू कहीं जा रहे हो और तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई या तुम्हारी मुंडी फूट गई, है ना, तब क्या करोगे, मम्मी के पास फोन लगाओगे, फिर पापा जानेंगे या सुबह सब लोग आए दौड़े दौड़े। अब आए तो साथ में 4-5 लोग और तुम रुला दिए, मतलब साथ में खुद तो रो रहे हो, खुद तो कष्ट में हो, लेकिन साथ में 4 लोगों को आपने और टेंशन में डाल दिया, 4 लोगों को और रुला दिया, मम्मी पापा भाई बहन, है ना। तो साथ में 4 लोग और रो गए, मतलब किसकी पीएच मान, रक्त की पीएच मान, खून निकलत है, मतलब 7.4। अब देखो आंसू, इसकी भी पीएच मान सेम है, इसकी भी पीएच मान सेम 7.4। देखो यहाँ कुछ समथिंग है ना, उतनी एवरेज पॉइंट में 1-2 नहीं देखी जाती है, लेकिन कितनी 7.4। अब सीखने वाली बात यहाँ, इसको कैसे याद रखोगे। अब सोचो जब कोनो बिटिया की शादी होता है ना, तो जब उस लड़की की शादी होती है, तब जब उनकी विदाई होती है तब रोती है ना, कि पापा मैं नहीं जाऊंगी, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं भाई को छोड़ के नहीं जाऊंगा तो पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। देखो बकेती नहीं मार रहा हूँ, चीज़ों को सिखा रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं याद रख पाओगे तो कैसे याद रख पाओगे, ट्रिक तो बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तब होत का है, जब बिटिया नाए जाते तो रोए लागत है, और जब रोने लगती है तब होता क्या है, साथ में जो कुछ लोग खड़े होते हैं तो 2-4 लोग और रोने लगते हैं। मतलब वो बिटिया ने क्या करी, साथ में 4 लोगों को और रुला दी, खुद तो रो रही है, आसपास के लोग देख रहे हैं, जो लेडीज देखने जाती हैं वो भी कुछ 3-4 लोग कुछ और रो जाती हैं, उन्हें देख के, उसकी मासूमियत को देख के, है ना, सबको भाई दया आ जाती है रोने के बाद। तो भाई बात है, साथ में 4 लोगों को और रुला जाती है, तो मतलब आंसू की पीएच मान 7.4, है ना। चलो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पीएच मान में वैसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अरे बुक तो है 2-4, अगर आपको लग रहा है तो और याद कर लियो। वैसे मेरे हिसाब से VVI जो कुछ इतना था, मैंने जो निचोड़ निकाल रखा था, मैंने इतनी पीएच मान आपको बता दी। अब हम चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। देखिए बच्चों, तो अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कुछ अम्लों के नाम एवं उसके प्राकृतिक स्रोत। देखो क्वेश्चन बोर्ड वाले सर बहुत चालाक होते हैं, है ना, वो लोग घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। देखो हम लोग पढ़े ऐसे रहे हैं, है ना, कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CH3COOH। ये किस में पाया जाता है, सिरका में। हम लोग ऐसे पढ़ रखे, वो लोग क्या करेगा, पूछेगा कि सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है ना, तब आपको कहना है एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल। ऐसा भी पूछ दिया जाएगा कि जो इमली है, इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती, तब आपको कहना पड़ेगा टार्ट्रिक अम्ल, है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो देखिए हम लोग अभी सीखेंगे। देखो एसिटिक अम्ल जिसकी सूत्र होती है CH3COOH, किस में पाया जाता है, सिरका में। अब है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के सूत्र क्या है, C6H8O7। ये किस में पाया जाता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, कच्चा आम हो गया, है ना। और आप देख रहे हैं टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाई जाती है, इमली में। ठीक है, अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। आप लोग जानते होंगे, है ना, जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो पाई जाती है टमाटर में। किस में पाया जाता है बड़े भाई, टमाटर में। आपके सामने है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाई जाती है दही में। आप लोग जानते होंगे लैक्टोबैसिलस, जानते हो ना, तो लैक्टोबैसिलस से आपको याद रखना है लैक्टिक, है ना। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाई जाती है, दही में, है ना। अब फिर अगला आपके सामने है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल किस में पाई जाती है, लाल चींटी के डंक में, या तो आप कह सकते हैं नेटल के डंक में भी पाया जाता है। नेटल के डंक में भी क्या होता है, पाया जाता है।
आप ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो कि टमाटर में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रख लेना मेथनोइक अम्ल। आपकी सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो सिट्रिक अम्ल। आप चाहे तो जैसे याद रख लो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लेना है ना। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दही में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो ये। अब जितने भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने अम्ल की क्या पढ़ी थी, डिफिनेशन पढ़ा था, परिभाषा पढ़ा था, क्या है, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो समझ अम्ल है कि नहीं, सिरका खट्टा, संतरा, नींबू, कच्चा आम सब कच्चा, काचा बादाम, ये काचा बादाम ना है, काचा आम है ना, ठीक है। यहाँ पे है इमली, फिर यहाँ क्या, टमाटर, दही, ये सब सारे क्या है, खट्टे होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। चलो यहाँ पे मैं इस चीज़ को समाप्त करता हूँ। आप लोग एक बार इसे क्या करना है, देखो रटने वाला काम नहीं करना है, इस चीज़ को देखना है और कम से कम 10 बार लिख डालना है। 10 बार में आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे आपको समझना है क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया होता क्या है, पहले इस फिगर से समझो, फिर यहाँ पे देखना है ना। हमने मान लो एक ले लिया कंटेनर कोई भी, ठीक है। हमने एक कंटेनर या बीकर कुछ भी मान लो, तो हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या किया, पानी डाला, और पानी में फिर हमने क्या कर दिया, नमक को घोल दिया। जब हम उस पानी में नमक को घोलेंगे, ठीक है, जब उस पानी में हम नमक को घोलेंगे तो क्या होगा, वो एक विलयन बन जाएगा, यानी कि नमक का घोल बन जाएगा। और जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस की तार, दोनों एनोड कैथोड होता है ना, जब इसमें हम करेंगे तो ये दोनों विघटित होके क्या हो जाएगा, ये जो NaCl होता है, ये दोनों हो जाएगी, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, है ना। और फिर जल है, जल भी क्या होगा, विद्युत धारा में डालेंगे तो H अलग हो जाएगा और वो H अलग हो जाएगा, है ना। देखो जल में क्या होता है, H2O, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा। अब N ये प्लस वाला होता है, ये होता है माइनस वाला, ये दोनों साथ में क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, और ये क्लोरीन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। देखो इनसे हो क्या रहा है, N ये OH का निर्माण हो रहा है, प्लस H2 प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस अलग हो जा रही है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रही है, और NaOH क्या हो जा रहा है, एक साथ में हो जा रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात ये, क्लोर क्षार का मतलब क्लोरीन और क्षार, यानी कि क्षारक भी, क्लोरीन और क्षारक। देखो NaOH क्या है, एक क्षारक है, और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोर, है ना। अब देखो समझने वाली यहाँ पे एक चीज़ है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्लोर क्षार में निर्माण किसकी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH का। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बना सकते हैं कि कोई भी पानी में हम नमक को क्या करेंगे, घोल देंगे, और जब घोलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे। जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों विघटित हो जाएगा, और विघटित हो जाएगा तो NaOH का निर्माण हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना। और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण हो रहा है और क्लोरीन का, यानी कि क्लोर का भी निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए देखो NaOH क्या है, क्षार है, और क्या निकल रहा है ना, क्लोरीन गैस भी निकल रहा है, NaCl, है ना। ये क्या है, एक आपका हो गया क्लोरीन मतलब क्लोर। देखो इसकी अभिक्रिया कैसे बनेगी, इसकी अभिक्रिया बनेगी कैसे, इस चीज को समझो। क्या था, NaCl, मैं समीकरण लिख रहा हूँ, NaCl प्लस H2O, ये बनेगा क्या, ये बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, है ना। क्षार का भी निर्माण और क्लोर का भी निर्माण, है ना। हम लोगों ने साथ में दोनों क्या कर दिया, क्लोर क्षार का निर्माण कर दिया। अब देखो इसमें होता क्या है, हो क्या रहा है कि जौन उत्पाद है ना, यानी कि हम कह सकते हैं प्रयुक्त उत्पाद में क्षार एवं क्लोरीन यानी क्लोर का दोनों का निर्माण हो रहा है, इसी वजह से इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड था एवं
क्लोरीन यानी कि क्लोर का भी निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस फिगर को आपको समझना है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है ना। चलिए मैं फिर चलता हूँ आगे। देखिए अब आपके सामने एक और आया VVI क्वेश्चन है ना। ये है साधारण नमक का निर्माण एवं उपयोग। ठीक, आपसे पूछा जाएगा जब भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 5 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। ये क्वेश्चन आप क्या रहेगा क्वेश्चन की साधारण नमक का हम निर्माण कैसे करते हैं इसका उपयोग लिखें। साथ में हो सकता है रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र भी लिखने के लिए आ जाएगा, लेकिन कितने नंबर में? 5 नंबर में। इस चीज़ को आपको समझना है। मैंने क्या लिख रखा है? साधारण नमक का निर्माण एवं उपयोग। देखो इसका निर्माण का मतलब ये बनता कैसे है ना, कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने लिया कि देखो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl में हम लोग क्या करेंगे? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग मिलाएंगे तो नमक का निर्माण होता है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का निर्माण होता है। इसे ही साधारण नमक कहा जाता है ना। अब हम अगर इसकी रासायनिक नाम लिखने को आ जाएगा तो रासायनिक नाम यहीं से नहीं आप लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसकी साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसकी रासायनिक सूत्र NaCl है ना। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl है ना। इसे क्या क्या कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है। आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन करा रखा है, HCl प्लस NaOH यानी HCl अम्ल है और ये क्षारक है। इनसे क्या बन रहा है? NaCl यानी साधारण नमक का उपयोग हो रहा है, प्लस जल का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन हम लोगों को जल की जरूरत है नहीं, मुझे कहा जा रहा है तुम नमक बना के दिखाओ, तो लो भैया मैंने नमक बना के दिखा दिया है ना। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 5 नंबर की आएगी या तो फिर 3 नंबर में आ सकता है। अगर इसकी रासायनिक सूत्र और नाम दोनों अगर पूछ दिया और तो 5 नंबर, नहीं तो आना था 3 नंबर की क्वेश्चन आती है। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन का 1 नंबर है ना। और इसकी हो गई 1 नंबर और इसकी उपयोग पूछी जाती है। देखो ये उपयोग ध्यान दियो, उपयोग इसकी कहाँ कहाँ करी जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। इससे पहले आप पढ़े होंगे या इसके पहले आप पढ़े है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में हम लोग क्या करते हैं? NaCl का उपयोग करते हैं है ना। जब NaCl को क्या करते हैं? जल में घोलकर उसमें विद्युत धारा डालते हैं तो क्या होता है? NaOH का निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का है ना। तो उसके निर्माण में भी लेते हैं हम लोग। देखो रसोई घरों में यानी किचन में भी हम लोग क्या करते हैं? इस नमक का उपयोग करते हैं। अगला है व्यंजक चूर्ण के भी निर्माण में हम लोग करते हैं है ना। व्यंजक चूर्ण का कहाँ निर्माण होता है? ज़्यादातर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है ना। तो आप ऐसे करके पूरी लिख सकते हैं, आपको टोटल मिलेगा 5 नंबर। और ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आता ही आता है ना। अभी हम लोग इसी टाइप पे अभी 2-3 और देखेंगे। व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, धवन सोडा कैसे बनाया जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सारी चीज़ें भी देखेंगे। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? इस चैप्टर खत्म हो जाएगी। देखिए ये आपके सामने है व्यंजक चूर्ण का निर्माण एवं उपयोग। ये भी मैंने आपको कहा है कि ये सब क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। जैसे ये आपको व्यंजक चूर्ण का निर्माण एवं इसका उपयोग, रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लो, 5 नंबर का हो गया। अब देखो व्यंजक चूर्ण का निर्माण आखिर हम करते कैसे हैं? निर्माण का मतलब उसको बनाते कैसे है ना। व्यंजक चूर्ण का उपयोग देखो जल के शुद्धिकरण में किया जाता है ना। कपड़े उद्योग में किया जाता है, लॉन्ड्रियों में कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है ना व्यंजक चूर्ण का। ठीक है, इसकी व्यंजक चूर्ण का ये निर्माण है, निर्माण नहीं उपयोग है। लेकिन हम लोग निर्माण इसकी कैसे करते हैं, आखिर कैसे बनाते हैं? तो देखो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। यानी क्लोरीन गैस जब हम लोग डालते हैं तो किसकी निर्माण होती है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का निर्माण होता है ना। मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं व्यंजक चूर्ण। इसकी रासायनिक नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है ना।
देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई, विरंजक चूर्ण का CaO Cl2 और इसकी नाम हो जाएगी आपकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। इसकी निर्माण आखिर कैसे हुई? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस को हम लोग डालते हैं, तब किसकी निर्माण हो जाती है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का निर्माण हो जाती है, जिसको हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग एक इसकी क्या करी, समीकरण बनाया है ना, CaOH का होल 2 प्लस Cl2, ये क्या करेगा, कौन सी अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CaOCl2, यानी कि इसको क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण प्लस H2O, है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्लोरीन, इसका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। इसकी उपयोग कहाँ कहाँ करी जाती है? सिंपल सी बात है कि जल के शुद्धिकरण में, जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है ना। और क्या हो गया, वस्त्र की उद्योग में, यानी कपड़ों की उद्योग में। और तीसरा कहाँ पे, लॉन्ड्रियों में, यानी कि कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ो, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ो, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन है यार, है ना। ठीक, चलो अब हम चलते हैं आगे। देखो अब आपके सामने है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है, एवं उसकी उपयोग क्या है ना। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा का निर्माण आखिर होता क्या इससे है ना। इसकी उपयोग हम लोग जानते हैं, देखो पहले उपयोग देख लो। इसकी उपयोग करी जाती है सबसे पहले तो खाना पकाने में। खाना पकाने में मतलब ये बेकिंग सोडा से ही नहीं खाना पकाया जाता है। जैसे कभी हम लोग पकौड़ी बनाते हैं, है ना, और मालपुआ वगैरह बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, बेकिंग सोडा डाली जाती है। अब देखो अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। औषधियों में कुछ बनाने में भी इसकी उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी क्या रहती है, सोडा थोड़ी सी डाली रहती है ना। तो इन सब इसका क्या हो गया, उपयोग हो गया। कहाँ, खाना पकाने में, है ना। अग्निशामक यंत्र बनाने में भी इसकी उपयोग करी जाती है ना। औषधियों में भी क्या करी जाती है, इसकी उपयोग करी जाती है। ध्यान देने वाली आपकी बात यह है कि आखिर बेकिंग सोडा का निर्माण होता कैसे है ना। आखिर इसकी बेकिंग सोडा का निर्माण करा कैसे। बेकिंग सोडा का मतलब वही वाइट वाली सोडा जो हम लोग खाते हैं, है ना। हाँ, जो आप घर में भी देखे होंगे, मम्मी आपकी डालती है पकोड़े वगैरह में, या फिर आप होटल में देखे होंगे, वाइट वाइट सा चिकना चिकना होता है ना। वो कैसा होता है, क्षारक होता है ना, क्षारीय होता है। देखो जब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यानी CO2 एवं अमोनिया को एक साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तथा क्या होता है, NH4Cl का भी निर्माण होता है। तो देखो हमें इनसे लेना देना नहीं है, हमें सीधी बात, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है बेकिंग सोडा, है ना। चाहे दुनिया कुछ भी बन जाए, मुझे जो ज़रूरत है मुझे वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो इसकी रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। जैसे हमने NaCl हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड, प्लस जल का हमने लिख दिया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, है ना, प्लस अमोनिया NH3। इन सभी को जब एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसकी निर्माण होती है, बेकिंग सोडा का। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब दोनों में से कोई भी कह सकते हो, है ना। ये आपकी हो जाएगी एक धात्विक, क्या हो जाएगी, बाइकार्बोनेट। ऐसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन धात्विक में कौन सा जाएगा, आपका सोडियम आ जाएगा, है ना। तो इसकी निर्माण इस प्रकार से होगी। मैंने इसकी बताया कि उपयोग कहाँ करी जाती है। देखो क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, मैं आपको बार बार यही चीज़ें कह रहा हूँ। ये आ जाएगी 2 नंबर में, 1 नंबर में ये हो गया, 3 नंबर में 2 नंबर उपयोग हो गया, 5 नंबर में या तो 3 नंबर क्या आएगी। तो ऐसे आपको ये सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर लिख देना है, ये उपयोग लिख देना है, बस 3 नंबर हो गया, है ना। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, है ना। इसमें कोई भारी भरकम नहीं है, आप इसको 1-2 बार रिवीजन करो, बाकी कोई दिक्कत होने वाली बात आपको नहीं है, पूरी इजी है। मैंने इजी कहा, देखो नमक में हम लोग क्या करते हैं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और
क्या है, अमोनियन। सारों को एक साथ अभी क्रिया कराएंगे तो लियो बेकिंग सोडा बन गया, बात खत्म है ना। यहाँ से आप 3 नंबर या 5 नंबर को अपनी झोले में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भी हम मिलते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं उपयोग, है ना। ये भी कितने नंबर की क्वेश्चन आती है, 5 नंबर की, है ना। 5-3 मैं आपको बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं उपयोग। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिर ये है क्या। देखो जब आपकी हाथ टूट जाती है ना, तो ऐसे बैंडेज बनवा लेते हो, जैसे कि जो आप कहते हो कि हमने प्लास्टर करा लिया, है ना, वो उसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जब टूटी हड्डियों को सीधा करने में किया जाता है। मूर्ति बनाने में भी किसकी उपयोग करी जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। टूटी हड्डियों की किसकी उपयोग करी जाती, टूटी हड्डियों में उसको सही करने के लिए किसकी उपयोग करी जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आप देखे होंगे जो घर होता है, घर में जो आप लोग वॉल पुट्टी कराते हैं वो किसकी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखो आप यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम लोग इसकी निर्माण कैसे होता है, कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो हम कैसे बनाते हैं, कि जब हम जिप्सम को 373 के का मतलब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी की जगह आप अर्ध भी कह सकते हैं, है ना, हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण होता है। समझ गए, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम क्या जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको कहना है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, है ना। ये किसकी निर्माण कैसे होती है, कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं, मतलब 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तब ये होता है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तब किसकी निर्माण होती है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखो हाइड्रोजन की कितनी है, आधा अणु है ना, कितने हैं, आधा अणु है, और जो इसकी ये इधर 1.5 अणु हो गया वो क्या हो गया, साइड हो गया। ठीक है, तो देखो जिप्सम की जो सूत्र होती है वो होती है CaSO4 इंटू 2H2O, है ना। और जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं, देखो हीट दे रहे हैं 373 के मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म कर रहे हैं तब क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण यहाँ पे हो रही है ना। इसकी उपयोग हम लोगों ने देखा टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मकानों में वॉल पुट्टी करने में करी जाती है और मूर्ति के निर्माण में करा जाता है। देखो इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित अगर हम कहेंगे कि जिप्सम का, यहाँ पे देखो ये आप समझ गए, हम कहेंगे जिप्सम का निर्माण एवं उपयोग लिखे, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, दूसरा बता रहा है जिप्सम का निर्माण, वो तो पहले हो गया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः, है ना, क्रिस्टलीकरण जब किया जाता है तो किसकी निर्माण होती है, तब निर्माण हो जाती है आप तुम्हारा जिप्सम का। किसका, जिप्सम का निर्माण होता है। जैसे आप नहीं समझ पाए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः क्रिस्टलीकरण, है ना, क्रिस्टलीकरण, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो किसकी निर्माण होती है, जिप्सम का निर्माण होता है। यहाँ पे हम सूत्र कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम सूत्र ऐसे बनाएंगे कि देखो यहाँ पे कितना था, CaSO4 किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इंटू H मतलब हाफ H2O। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे, मतलब 3/2 H2O को इसमें हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CaSO4 इंटू आधा H2O, और ये क्या हो गया 3/2 मतलब 1.5, तो आधा और 1.5 मतलब इंटू 2H2O। देखो फिर से क्या बन गया,
जिप्सम बन गया, है ना। तो आपने क्या सीखा कि हम लोग जिप्सम का कैसे निर्माण करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पुनः क्या कर देते हैं, क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, तो किसकी निर्माण हो जाती है, जिप्सम का निर्माण हो जाता है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं कितनी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब किसका निर्माण होता है, तब निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखो दोनों आसान है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आखिर जिप्सम का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, इस चीज़ को आप जानते होंगे, है ना। सबसे पहले देखो जॉन जिप्सम है, सबसे पहले दूसरी मार्कर को बदल लेते हैं, ठीक। देखो इसकी निर्माण करी जाती है, एक तो तुम्हारा हो गया सीमेंट बनाने में, है ना। इसकी निर्माण कहाँ करी जाती है, सीमेंट बनाने में। और आप देख रहे होंगे कि जो जिप्सम है ना, जो जिप्सम है, तो जिप्सम का और कहाँ पे उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, है ना। अभी हम लोगों ने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही तो बनता है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। तो पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा सीमेंट का निर्माण, है ना। पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा जिप्सम का निर्माण, आप समझ गए, है ना। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितने नंबर की आ सकती है, 5 नंबर की। 5 नहीं तो 3 का तो कंफर्म आएगा ही आएगा। जब मैंने कहा सूत्र और वो दोनों रहेगा 5, और नहीं तो सिर्फ निर्माण और ये रहेगा। ऐसा आता है क्वेश्चन कि अब जिप्सम का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण एवं उसकी उपयोग लिखे तो 5 नंबर, और वैसे रहेगा जैसे यहाँ लिखा है तो कितने नंबर की रहेगी, 3 नंबर की, है ना। देखो ये चैप्टर आप लोगों की लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे और वो है रासायनिक सूत्र, और फिर हम यहाँ से चैप्टर को मतलब एंड कर देंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक जो सूत्र है उसको हम यहाँ पे अभी लिखते हैं आप सभी के लिए। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र, है ना, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ इस चैप्टर से एक रासायनिक सूत्र तो पूछा ही पूछा जाता है 1 नंबर में, है ना। तो इतने सारे जान लो, इतने से कुछ अलग आपका नहीं आने वाला है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण नमक, है ना। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र आप लोग सभी लोग जानते होंगे, NaCl, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना। आप लोग ये तो नॉर्मली सब बच्चे जानते होंगे। अब देखो चौक जो होता है, चाक जो होता है ना, चौक कौन सा, जो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं, उसकी सूत्र क्या होती है, उसकी होती है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैल्शियम CO3 को कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर का भी सूत्र क्या होता है, CaCO3, इसका भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आप लोग उतना अगर नहीं रट पाएंगे तो 5-10 बार अगर आप लोग ये रिविजन करेंगे और लिखेंगे तो ये सारा आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। आँख में पसीना चला गया। आगे अगला है संगमरमर। संगमरमर का भी सूत्र CaCO3, है ना। संगमरमर, चूना पत्थर और चाक, इन तीनों का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना का मतलब जो आप लोग देखते होंगे हम लोग घर की पुताई करने के लिए चूना लाते हैं ना, वो बिना बूझा हुआ का मतलब उसमें पानी नहीं डाला है, तो इसका होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ मतलब चूना में हम लोग क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे आग में हम लोग पानी को डालते हैं तो आग बुझ जाती है, वैसे ही हम लोग चूना में जब पानी डालेंगे तो चूना बुझ जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CaOH का होल 2। अब आपको देखना जरूरी यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाला है, एक आपका हो गया चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना और फिर बुझा हुआ चूना। इन तीनों में से देखो चूना पत्थर का मतलब, पत्थर का मतलब CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ में देखो कहीं पे, अब मान लो बुझेगा कैसे, जल डालेंगे तब, और जल में हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है ना। तो जिसमें हाइड्रोजन होगा वो समझना कि बुझा हुआ है। जैसे ना आप नहीं समझे, ऑप्शन दे देगा, कहेगा बिना बुझा हुआ का रासायनिक सूत्र क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, एक रहेगा CaO, फिर रहेगा CaOH का होल 2 प्लस CaCO3, ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन में आपको अगर बिना बूझा हुआ है मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं है, है ना। H2O में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, तो उसमें नहीं है। और जिसमें अगर कहेगा बूझा हुआ चूना मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड रहेगा ना, मतलब जल डाल दिया तो बुझ गया। अब देखो H2O है कि नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बूझा हुआ चूना में आ जाएगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6,
है ना, ये आप ध्यान रखना। चीनी का होता है C12H22O11, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का हो जाएगा आप तुम्हारा CaOCl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, ठीक है। अब देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र, होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट किसके सूत्र है, बेकिंग सोडा का। धवन सोडा का क्या है, सोडियम, है ना, सोडियम यहाँ हाइड्रो या तो फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऐसे भी आप कह सकते हैं ना, समझ पा रहे हो। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है Ca, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, किसके सूत्र है, जिप्सम का, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 12H2O। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट, आधा जल है मतलब अर्ध हाइड्रेट या तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो इस चैप्टर से कुछ इतने सारे इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र था जिन्हें आपको याद करना बहुत ही जरूरी है ना। इन सबको आप ध्यान में रखना, इन सबसे आपका 1 नंबर बन सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि अम्लीय वर्षा क्या है और दूसरा है दांतों में क्षय, है ना। इन दोनों को जरा आप थोड़ी सी वैसी समझ लो, ठीक है। ये दोनों से हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ, मोटा मोटा क्या आपको पतला पतला भी समझ आ जाएगा, है ना। तो देखो समझो, अम्लीय वर्षा क्या है, देखो बारिश तो होती है हम लोग जानते ही है ना। तो हम लोग जानते हैं पीएच मान जो होती है वो पानी की कितनी होती है, लगभग 7 होती है, आप लोग जानते हो ना। तो देखो अम्लीय वर्षा क्या है, जब बारिश की जो पानी होती है, बारिश की जो जल होती है उसकी पीएच मान अगर 5.6 से कम, 5.6 से कम पीएच मान की मैं बात कर रहा हूं, अगर बारिश की जल की पीएच मान 5.6 से कम होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, जब मैं लिख दूं, जब वर्षा जल की पीएच मान 5.6 से कम होती है, कम हो जाती है, चलो हो जाती है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। चलो अब दांतों में क्षय, दांतों में क्षय समझो, दांतों में क्षय क्या, देखो जब हमारी दांत हिलने लगती है, हिलती है कि नहीं, यानी कि जब हमारी क्या दांतें कमज़ोर पड़ने लगती है, हिलने लगती है, सिलसिलाने लगता है, उसको कहा जाता है क्षय। यानी दांतों में क्षय लगना कब प्रारंभ हो जाता है, जब हमारी मुंह की पीएच मान जब 5.5 से कम, ठीक, जब हमारी मुंह की पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों में क्षय लगना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। मैं फटाफट से लिख देता हूँ, जब हमारी मुंह की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो हमारे दांतों में क्षय लगना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों में क्षय लगना प्रारंभ कब हो जाता है, तब आपको कहना जब हमारी मुंह की पीएच मान कितनी हो जाती है, 5.6 से कम हो जा नहीं 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों में क्षय लगना प्रारंभ हो जाता है, हमारे दांत सिलसिलाने लगता है, दांत टूटने की ज़्यादा चांस रहती है ना, ठीक है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो कि जब वर्षा जल की पीएच मान कितनी हो जाएगी 5.6 से कम हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, है ना। चलो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के आज की क्लास में ऐसा कुछ डाउट नहीं रहा होगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।